हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज डिस्कशन। आज अपन देखेंगे डेटा कैप्चरिंग और स्टोरिंग एंड रिट्रीवल। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, और उससे पहले भी 2-3 क्लासेज हो चुके हैं जिनमें अपन ने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में देखा था, इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, और उसके बाद में फिर अपन ने कंप्यूटर मेमोरी को स्टार्ट किया था। तो कंप्यूटर मेमोरी में अपन ने लास्ट क्लास में सभी टाइप्स देखे थे, रैम, रोम, और आपका जो प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, जो आप लोगों का हार्ड डिस्क, स्टेट, सॉलिड स्टेट डिस्क, ऑल दो डिटेल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कैश मेमोरी एंड एक्सेट्रा। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच दीज क्लासेस फर्स्ट एंड कम टू हियर। तो आज अपन देखेंगे आपका कंप्यूटर मेमोरी वाले टॉपिक के अंदर ही है डेटा को कैप्चर करना, डेटा को स्टोर करना एंड डेटा को रिट्रीव करना। इनकी टर्म्स आपको, कैप्चर का मतलब होता है लेना। इफ यू वांट टू टेक इनपुट, you can simply say input means capturing, storing means you want to store in memory, और retrieval का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, तो अपन ये देखेंगे कि डेटा कैप्चर किया जाता है, कैसे उसको स्टोर किया जा सकता है और कैसे उसको रिट्रीव किया जा सकता है। इनके लिए क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं कंप्यूटर्स के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो सब चीज़ें अपन, बेसिक चीज़ें अपन जानेंगे, क्योंकि अपने थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन, इन पे राइट शॉर्ट नोट आप लोगों के आ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेशन भी बन सकती है, तो वो सब अपन थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे। चलो डिस्कशन को अपने को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के साथ में। तो अपना जो फर्स्ट है, इन तीनों टर्म्स को देखें एक साथ मिला के, तो ये क्या है, तीनों टर्म एक साथ आएंगी तभी आपको इनका मतलब समझ में आएगा। जैसे आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम ले लो, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। उसमें क्या हुआ करता था, कंप्यूटर क्या लेता है, इनपुट लेता है, फिर उसको क्या करता है, स्टोर करता है। क्यों करता है, स्टोर करता है प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, और फिर वो आपने को क्या देता है, आउटपुट देता है। तो ये आपका क्या होता है, टिपिकल प्रोसेस होता है एक कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि कंप्यूटर सिस्टम काम करता है इस बेसिस, इस मॉडल पे। तो ये ही सेम प्रोसेस आपकी यहाँ पे फॉलो होती है। डेटा कैप्चरिंग बोलते हैं अपन इनपुट लेना, ठीक है। फर्स्ट टू प्रोसेस द डेटा, अपने को प्रोसेस करने के लिए डेटा को वी नीड टू फर्स्ट इनपुट और कैप्चर। इनपुट लेना या कैप्चर करना एक ही बात है। कैप्चर करना, जैसे आप कैमरा होता है, कैमरे से आप फोटोज कैप्चर करते हो ना, तो उसका क्या मतलब होता है, आप यहाँ पे जैसे कोई ह्यूमन बीइंग की कैप्चर कर रहे हो इमेज, तो वो इमेज कंप्यूटर मेमोरी में ऐसे आ जाती है ना, इनपुट। तो मतलब वो डेटा आपका जो रियल टाइम में जो रियल डेटा था आप लोगों का, वो अब क्या हो गया, डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर चला गया, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में। तो ये कैप्चरिंग होती है। कैप्चरिंग मतलब इनपुट लेना। जैसे ये कैमरे का यूज करते हो आप लोग, इनपुट ले रहे हो, कैमरे का यूज करते हो आप, जैसे फोटो पर कैप्चर करते हो, तो मतलब इनपुट ले रहे हो आप, ठीक है, डेटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करवाने के लिए। तो सेम वे में कंप्यूटर को भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले इनपुट लेना पड़ता है। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डेटा कैप्चरिंग। तो फर्स्ट प्रोसेस जो होता है आपका होता है डेटा कैप्चरिंग। सेकंड प्रोसेस होता है आपका, अब कैप्चर कर लिया, कैप्चर करने के बाद में ये फोटो कहाँ जाती है, यदि कैमरा से खींच रहे हो तो आपका मेमोरी कार्ड में चली जाती है, मोबाइल से खींच रहे हो तो फोन की मेमोरी में चली जाती है। तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं स्टोरेज, ठीक है। जैसे आपने कैमरे से फोटो क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली आपके मेमोरी कार्ड में सेव हो जाएगी, या फिर फोन से क्लिक किया तो मेमोरी कार्ड या फिर फोन के इंटरनल स्टोरेज में सेव हो जाएगी। तो ये जो डेटा आपने कैप्चर किया है, उसको प्रोसेस करने के लिए आप उसको कहीं स्टोर कर रहे हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं डेटा स्टोरेज। दिस इज फॉलोड बाय स्टोरेज इन ए फाइल और ए डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर जैसे आपका, जैसे फोटो कैप्चर करते हो तो क्या बनती है, फाइल बन जाती है ना, जैसे .jpg फाइल बन जाती है, या फिर .png फाइल बन जाती है, या .jpeg फाइल बन जाती है। ये एक्सटेंशन आपने देखे होंगे या फिर सुने होंगे। तो ये फाइल के फॉर्मेट में आपकी डेटा क्या हो जाता है, मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में जैसे आपको 1 साल बाद में भी ये फोटो देखनी है, तो आप कैमरे में जाके, एल्बम ऐप में जाके वो 1 साल बाद की फोटो भी देख पाते हो। तो ये फ्यूचर यूज में आपका हेल्प करता है स्टोरेज, ठीक है। तो सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं डेटा स्टोरेज, ठीक है। फिर जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है आपका डेटा रिट्रीवल। अब मान लो आपने फोटो खींच ली, लेट सपोज आज के दिन, लेट सपोज 25 जुलाई के दिन आप लोगों ने ये फोटो खींच ली, और उसके बाद में ये फोटो लेट सपोज आप 15 अगस्त को देखना चाहते हो, ठीक है, 15 अगस्त को देखना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो फोटो थी उसको स्टोर करवा लिया आपने, अब उस स्टोर्ड फोटो को रिट्रीव करना पड़ेगा देखने के लिए। एल्बम में जाओगे, एल्बम में जाके उस फोटो के ऊपर
थोड़ा स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद में आपको वो फोटो दिखेगी जो आपने 14 जुलाई को खींची थी या 25 जुलाई को खींची थी, तो 15 अगस्त को यदि आप देखोगे तो ये होता है रिट्रीवल। मतलब आपने डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा लिया कभी कैप्चर करके, अब उसको रिट्रीव करना होता है, मतलब प्रोसेस करने के बाद में आप उसको रिट्रीव करते हो, इसको बोलते हैं अपन डेटा रिट्रीवल। ठीक है, तो डेटा रिट्रीवल आप लोगों का ये एक जनरल टर्म है जिसका मतलब होता है डेटा, स्टोर्ड डेटा को या प्रोसेस डेटा को एक्सेस करने के लिए उसको रिट्रीव करना। रिट्रीव करना मतलब निकालना आउटपुट के रूप में। ठीक है, तो ये होता है आपका डेटा रिट्रीवल। ठीक है, तो ये आप लोगों को तीनों टर्म पता होनी चाहिए। डेटा कैप्चरिंग मतलब डेटा को इनपुट लेना कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस करने के लिए, डेटा स्टोरेज मतलब स्टोर करके रखना फ्यूचर यूज के लिए या प्रोसेस के लिए, और डेटा रिट्रीवल मतलब आप लोग डेटा को निकाल रहे हो फ्यूचर यूज के लिए या फिर कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए या एक्शन परफॉर्म करने के लिए आप उस डेटा को कंप्यूटर मेमोरी से एक्सेस कर रहे हो, इसको बोलते हैं डेटा रिट्रीवल। ठीक है, जैसे आप लोग गूगल ड्राइव मान लो, लेट सपोज आपने गूगल ड्राइव में कोई डॉक बनाया, डॉक एक्स फाइल बनाई, तो वो डॉक एक्स फाइल आपने गूगल ड्राइव में डाल दिया, कैप्चर किया मतलब डेटा आपने कहीं मार्केट से लेके आए डेटा, उसको कैप्चर किया, एक डॉक्यूमेंट फाइल में डाला, उस फाइल को आपने गूगल ड्राइव पे स्टोर कर दिया। अब ये गूगल ड्राइव क्या हो गया आप लोगों के केस में, स्टोरेज हो गया। और ये डॉक एक्स से आप जब यहाँ से मार्केट से इनपुट ले रहे हो कीबोर्ड का यूज करते हुए, इसको बोल देंगे कैप्चरिंग। ठीक है, कैप्चरिंग। और फिर आप लेट सपोज 1 महीने बाद में इस फाइल को निकाल रहे हो प्रिंट करने के लिए, तो इसको बोलते हैं रिट्रीवल। जैसे आपको प्रिंट करवाना है तो 1 महीने बाद में या नेक्स्ट डे प्रिंट करवाना है, तो स्टोर्ड फाइल को आप एक्सेस करते हो ना डेटाबेस में से, या फिर गूगल ड्राइव पे से जाके उसको एक्सेस करोगे, फिर प्रिंट कमांड दोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिट्रीवल। मतलब स्टोर डेटा को एक्सेस करना, उसको बोलते हैं अपन रिट्रीवल। अब चलो अपन इन तीनों को एक 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका डेटा, अब जब डिटेल में देखें तो डेटा कैप्चरिंग। डेटा कैप्चरिंग क्या होती है मैंने पहले ही बता दिया, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द डेटा। आपके 1 मार्क की डायरेक्ट डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कैप्चरिंग। तो डेटा कैप्चरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ गैदरिंग और कलेक्टिंग और कैप्चरिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन ए डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल फॉर्मेट के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए वेरियस काइंड ऑफ सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करना, उसको बोलते हैं अपन डेटा कैप्चरिंग। ऐसे डेफिनेशन लिखनी है। डेटा कैसे कैप्चर किया जाता है, जैसे कीबोर्ड के यूज करते हुए कैप्चर किया जाता है, जैसे कीबोर्ड से आप टाइप करते हो, तो ये भी कैप्चरिंग का एग्जांपल है। बार कोड रीडर देखे होंगे आप लोगों ने, जब आप कोई शॉपिंग मॉल में या शॉप पे जाते हो, तो आपके जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, प्रोडक्ट के पीछे ऐसे ऐसे ब्लैक कलर का कोड होता है, ब्लैक कलर का। आप देखना, कभी नहीं देखा है तो अभी देखना, आप कोई प्रोडक्ट देखना, कोई बॉक्स देखना, और उसके ऊपर ये आपको देखने को मिल ही जाएगा जनरली। इसमें स्टोर रहती है इन्फॉर्मेशन की, भाई इसकी प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, प्रोडक्ट की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो इसको भी बोलते हैं, इसका बार कोड रीडर का यूज करते हो आप लोग क्या करते हो, इसको कैप्चर करते हो, तो ये भी एक कैप्चरिंग डिवाइस है। कीबोर्ड एक कैप्चरिंग डिवाइस है, बार कोड रीडर एक कैप्चरिंग डिवाइस है। ये शॉपिंग आउटलेट्स या शॉपिंग स्टोर्स पे आपने देखा होगा, शॉपिंग आउटलेट्स जैसे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उनको बोलते हैं। रिमोट सेंसर्स, जैसे आपके इसरो का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसरो या फिर नासा का नाम सुना होगा। ये क्या करते हैं, जनरली सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं अपने ऑर्बिट के अंदर, अर्थ की ऑर्बिट के अंदर। अब ये सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ये क्यों करते हैं सैटेलाइट लॉन्च, जैसे आप लोगों को आजकल वेदर फोरकास्टिंग मिल जाती है, 2 दिन पहले ही पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है नहीं है, या मानसून का पता करना कि 5 जून को मानसून आएगा या नहीं आएगा। तो ये क्या करते हैं, सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट में या अर्थ के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और ये पृथ्वी के अंदर इमेजेस कैप्चर कर देते हैं। जैसे पृथ्वी के या फिर जो आपका अर्थ है उसके सरफेस की इमेजेस कैप्चर करते रहते हैं, वाटर की इमेजेस। जैसे कोई साइक्लोन आता है, तो साइक्लोन आता है तो क्या है, एक जैसे आप लोगों का अपने जैसे ये अपना बे ऑफ बंगाल है, उसमें कोई साइक्लोन आने वाला है, तो बे ऑफ बंगाल की इमेजेस कैप्चर करता रहेगा आपका सैटेलाइट। फिर वहाँ पे साइक्लोन आता है तो ऐसा ऐसा व्हाइट कलर का वहाँ पे इमेज में दिखता है। फिर ये जैसे हर 1 घंटे बाद में कैप्चर करके देखो, तो लेट्स सपोज ये इस साइड में ये मूवमेंट हो रहा है, पहले वाली फोटो में ये यहाँ था, नेक्स्ट वाली फोटो में ये लेफ्ट साइड में मूव हुआ, तो मतलब उसे पता चल जाता है कि आपका जो साइक्लोन है वो कौन से पोर्शन पे, इंडिया के कौन से पोर्शन पे आके वो टकराने वाला है। तो पहले ही फिर आपका जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो बता देता है कि एक साइक्लोन आ रहा है, इतनी स्पीड से आ रहा है और यहाँ पे टकराने वाला। अभी स्पीड कैसे मेजर करते हैं, लेट सपोज 1 घंटे के अंदर ये पर्टिकुलर जो साइक्लोन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लेट सपोज 200 किलोमीटर की दूरी तय की, तो अपन उसे पता लगा सकते हैं कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये साइक्लोन मूव कर रहा है। तो ये सारे डेटा जनरेट किए जा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं डेटा कैप्चरिंग। तो रिमोट सेंसर्स का भी यूज किया जाता है, जो अपना अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होते हैं उनके थ्रू। तो आप लोग, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है डेटा कैप्चरिंग का ही।
और आप लोग जनरल टर्म में देखें तो फेसबुक वगैरह ऐप होती है, फेसबुक पे आप लोग क्या करते हो, कमेंट करते हो, तो वो कमेंट भी क्या है, एक डेटा ही है, उस डेटा का यूज करते हुए बहुत सारा एनालिटिक्स लगाता है अपना गूगल या फिर ये फेसबुक या फिर ट्विटर। ये क्या, इन डेटा के बेस पे आपको देखना होगा ट्विटर ट्रेंड्स या फेसबुक में ट्रेंड्स में देखो न्यूज आ जाती है फटाफट से, जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है। इंस्टाग्राम में आप लोग फोटो स्टोर करते हो तो ये भी डेटा कैप्चरिंग है, इंस्टाग्राम में फोटो जाती है तो डेटा कैप्चर हो रहा है। लिंक्डइन में आप जॉब की प्रोफाइल्स बनाते हो तो ये भी डेटा कैप्चर हो रहा है। फेसबुक में आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो ये भी डेटा कैप्चर हो रहा है। कमेंट करते हो उसके अंदर किसी पोस्ट के ऊपर तो भी डेटा जनरेट हो रहा है या डेटा कैप्चर हो रहा है। उस कमेंट का यूज करते हुए फिर फेसबुक एनालिटिक्स करके उससे बिजनेस जनरेट करता है। ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हो तो वो भी एक डेटा जनरेट हो रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके डेटा कैप्चरिंग के एग्जाम्पल है, ये आप लोग लिख सकते हो अपने एग्जाम में जब राइट शॉर्ट नोट आता है तो 2 या 3 मार्क्स का। तो ये आप लोगों का डेटा कैप्चरिंग है, ठीक है। समटाइम हेट्रोजेनिटी अमंग डेटा सोर्सेज मेक डेटा कैप्चरिंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क। हेट्रोजेनिटी का क्या मतलब होता है, जैसे रूरल विलेजेस में जाके आधार कार्ड का जैसे आधार कार्ड की जो डिवाइसेज होती हैं वो क्या करती हैं, आधार कार्ड की डिवाइसेज डेटा ही तो कैप्चर करती हैं, अपना आइरिस कैप्चर करती हैं, अपना फिंगर्स का डेटा कैप्चर करती हैं। तो ये डेटा कैप्चरिंग है। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है आधार कार्ड का, तो डेटा की हेट्रोजेनिटी जितने टाइप का डेटा होता है उसी टाइप से डेटा को कैप्चर करना भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया है आज की टाइम में, क्योंकि इससे बिग डेटा जनरेट हो रहा है और इस डेटा को एनालाइज करना बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि एफिशिएंटली एनालिसिस करना, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग सकता है। तो ये आप लोगों का क्यूआर कोड रीडर हो गया। जैसे आपने क्यूआर कोड देखा होगा फोन पे, पेटीएम, ये सब यूज में आपका क्यूआर कोड आता है। अब क्यूआर कोड स्कैन करते ही आप लोगों का तुरंत पेमेंट हो जाता है। तो ये क्यूआर कोड भी एक डेटा कैप्चरिंग डिवाइस है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया अर्थ ऑर्बिटरी, और ये अर्थ सेंसर और सैटेलाइट्स के थ्रू भी अपन डेटा कैप्चर करते हैं। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका डेटा स्टोरेज, डेटा कैप्चर कर लिया, कैप्चर करने के बाद में आप लोगों को डायग्राम याद रखना है। कैप्चर कर लिया, उसके बाद में स्टोर करेंगे, उसके बाद में रिट्रीव करेंगे, ठीक है। ये 3 स्टेप जनरली होता है। स्टोर का मतलब क्या होता है, जो डेटा कैप्चर किया है उसको फ्यूचर यूज के लिए मेमोरी कार्ड में या मेमोरी में स्टोर करके रखना। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डेटा कैप्चर्ड डेटा। कैप्चर्ड डेटा मतलब जो डेटा आपने कैप्चर किया है, जैसे कैमरे से कैप्चर किया है, कीबोर्ड से कैप्चर किया है, क्यूआर कोड से कैप्चर किया है, बार कोड से कैप्चर किया है, सैटेलाइट से कैप्चर किया है, उसको स्टोर करना प्रोसेसिंग के लिए, इसको बोलते हैं अपन डेटा स्टोरेज। नाउअडेज डेटा स्टोरेज इज बीइंग अ वेरी हाई रेट। डेटा का जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा रेट में हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतने सारे तो कैमरे हो गए, हर मोबाइल में कैमरा हो गया, रोज फोटो खींचते हैं तो डेटा ही जनरेट हो रहा है। रोज आप फेसबुक पे कमेंट करते हो, फेसबुक पे पोस्ट डालते हो तो भी डेटा जनरेट हो रहा है। यूट्यूब पे वीडियो बना के जैसे हम लोग डाल रहे हैं, जैसे मैं भी एक यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहा हूँ, तो ये भी एक डेटा जनरेट हो रहा है। तो डेटा का जो जनरेशन है वो बहुत हाई रेट में हो रहा है, प्रोड्यूसिंग एट द वेरी हाई रेट, ठीक है। देयरफॉर डेटा को स्टोर करना बहुत ही चैलेंजिंग हो गया। अब यूट्यूब पे डेली कितने कितने चैनल्स पे डेटा डाला जा रहा है, कितने लाखों वीडियो, करोड़ों वीडियो डेली पोस्ट हो रहे हैं। तो गूगल के पास में बहुत सारा स्टोरेज चाहिए ना इसको स्टोर करने के लिए, अदरवाइज आप लोग देख ही नहीं पाओगे वीडियो को, ठीक है। और देखो कितना बढ़िया फास्ट वीडियो चलता है, तो डेटा रिट्रीवल भी बहुत अच्छा है यूट्यूब का, ठीक है। तो स्टोर अपन जैसे यूट्यूब पे वीडियो जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ तो ये डेटा जनरेट करके स्टोर कर रहा हूँ एक्चुअल में गूगल के सर्वर पे, फिर आप लोग उसको रिट्रीव करके देख पा रहे हो। तो ये होता है स्टोरेज एंड रिट्रीवल, रियल लाइफ में देख रहे हो। तो जो हाई रेट है जनरेशन का, जो प्रोड्यूसिंग हो रही है डेटा की, वो बहुत ज्यादा हाई रेट पे हो रही है, क्योंकि डेली फोटो क्लिक्स हो रहे हैं, डेली फेसबुक पोस्ट हो रहे हैं, डेली आप लोगों के चैनल पे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, बहुत सारी चीजों से डेटा जनरेट हो रहा है। तो ये डेटा जनरेशन बहुत हाई रेट पे हो रहा है, इसलिए ये एक चैलेंजिंग टास्क हो गया है आज के दिन में, ठीक है, स्टोर करना। तो इसलिए अब ये स्टोर करना भी आसान हो गया, क्योंकि आजकल मेमोरी कार्ड बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं, बहुत सस्ते में मिल जा रहे हैं। आप मोबाइल फोन खरीदिए 64 GB 128 GB का स्पेस आपको 5-6 हज़ार रुपए की डिवाइस में ही आ रहा है। तो डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस का जो कॉस्ट है वो कम होने की वजह से ये आप लोगों को हेल्प कर रहा है। अब जैसे गूगल पे, यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो यूट्यूब में मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो ये मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे वीडियो डाल पा रहा हूँ। तो मैं कितना डेटा जनरेट कर रहा हूँ, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को स्टोर करवाने की फैसिलिटी दे रहा है। तो ये होता है आपका डेटा का जो कॉस्ट है वो स्टोरेज का वो कम हो गया है, इस वजह से अपना जो वेरी हाई रेट से डेटा जनरेट हो रहा है उसको अपन हैंडल कर पा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ये गूगल, यूट्यूब भी वीडियो अपलोड करने के चार्ज ले ले, क्योंकि डेटा स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये बिजनेस होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये स्टोरेज के अंडर में आता है। अब स्टोरेज करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस यूज होती हैं? हार्ड डिस्क होती हैं कंप्यूटर में, सॉलिड स्टेट डिस्क होती हैं, जो मैंने बताया था हार्ड डिस्क में सॉलिड स्टेट डिस्क में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत फास्ट होती है, ये थोड़ी स्लो होती है, इसके अंदर एरर के चांसेस कम होते हैं, इसके अंदर ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें फिजिकल रोटेट करता है ड्रम वगैरह, ठीक है, पैलेट्स वगैरह। सीडी और डीवीडी आप लोगों को ऑप्टिकल मीडिया बताया था, इससे भी स्टोरेज करते हैं। मेमोरी कार्ड, ई है यहाँ पे स्पेलिंग में,
मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सभी आप लोगों के डेटा स्टोर करने के डिवाइसेज हैं। जैसे मैग्नेटिक टेप पुराने ज़माने में काम आती थी, आजकल नहीं आती है, ठीक है। तो ये सारी स्टोरेज डिवाइस है, जैसे आपने देखा था ये SSD है, ये मैग्नेटिक टेप है, ये CD DVD है, ये मेमोरी कार्ड है, ये पेन ड्राइव है, ये स्टार हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अब ये तो छोटा छोटा डेटा स्टोर करने के लिए अपन ये सब चीज़ें यूज करते हैं। जैसे 1 टेराबाइट तक का डेटा आपको स्टोर करना है तो हार्ड डिस्क का यूज कर लो, ठीक है। अब जैसे 16 GB तक का डेटा स्टोर करना है तो आप ये डिस्क यूज कर लो। टेप का यूज करना है, MBs में डेटा स्टोर करना है तो टेप का यूज कर लो। मेमोरी कार्ड का यूज कर लो, 128 GB या फिर 256 GB तक का डेटा स्टोर करना है तो पेन ड्राइव का यूज कर लो, 500 GB तक का डेटा स्टोर करना है तो ये लिमिटेड स्टोरेज है। अब अपने को बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना हो, लेट्स सपोज यूट्यूब का सर्वर है, वो यूट्यूब के चैनल्स को, यूट्यूब के वीडियोस को स्टोर कर रहा है तो बहुत बड़ा सर्वर होगा, ठीक है। जैसे गूगल ड्राइव पे आप लोग बहुत सारी चीज़ें इमेजेस स्टोर करके रखते हो, फाइल्स स्टोर, तो ये बहुत बड़ा सर्वर होगा। तो ऐसी जगह पे बड़े बड़े सर्वर्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, उनको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में स्टोरेज आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब अपन देखते हैं डेटा स्टोरेज के लिए सर्वर्स क्या होता है। सर्वर्स क्या होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ठीक है, और लेट्स सपोज ये आप लोगों का ट्विटर हो गया, और मान लो गूगल हो गया, या फिर आप मान लो यूट्यूब हो गया। ये क्या होते हैं, बड़े बड़े सर्वर्स हैं, इन पे बहुत ज़्यादा डेटा डेली जनरेट होता है। गूगल फेसबुक कितनी फोटोज डालते हैं, कितने वीडियोज डालते हैं, ट्विटर पे कितने फोटोज ट्वीट्स आते हैं, गूगल पे कितने सर्च क्वेरीज आते हैं, यूट्यूब पे कितने वीडियोज अपलोड होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डेटा होता है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर विथ लार्जर एंड फास्टर स्टोरेज, कंप्यूटर्स डेडिकेटेडली लार्जर और फास्टर स्टोरेज कैपेसिटी के साथ में कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, उनको अपन डेटा सर्वर्स बोलते हैं, जो ओनली डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। जो बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं ये डेटा सर्वर्स। सच डेडिकेटेड कंप्यूटर्स हेल्प इन प्रोसेसिंग डेटा एफिशिएंटली। ये कंप्यूटर्स क्या होते हैं, डेटा को एक्सेस करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए एफिशिएंट होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है सेटअप करने का, और मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और स्टार्टअप्स नहीं कर पाते हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, उसमें आप कितने वीडियो डाल सकते हो, 1000 वीडियो डाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं डाल सकते। यूट्यूब के सर्वर पर तो लाखों वीडियो हैं, करोड़ों वीडियो हैं। तो ये आप लोग, अपन लोग नहीं कर सकते हैं बड़े बड़े सर्वर्स को सेटअप, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इनको यूज करती हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं जो डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं तो उसके लिए आप लोगों का MySQL सर्वर होता है। आप लोगों ने सिलेबस में पढ़ोगे MySQL डेटाबेस के बारे में, तो वो डेटा को स्टोर करने का ही काम करता है। ओरेकल भी एक डेटाबेस होता है जो डेटा को स्टोर करने का काम आता है। MongoDB भी एक डेटाबेस होता है जो बिग डेटा, बहुत बड़ा जो डेटा होता है उसको स्टोर करने का काम आता है, बिग डेटा को स्टोर करने का काम आता है MongoDB। गूगल ड्राइव आपने देखा होगा, ये भी स्टोरेज करने के काम आता है, जैसे डॉक्स हो गए, ठीक है, एक्सेल शीट्स हो गई, या फिर कोई भी फाइल हो गई। आप लोगों की मोबाइल ऐप होती है ये गूगल ड्राइव, और कंप्यूटर में भी होती है। ड्रॉपबॉक्स का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो प्ले स्टोर पे सर्च करना या गूगल पे सर्च करना। ड्रॉपबॉक्स भी एक फाइल स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड करवाता है, फाइल स्टोरेज सर्वर है ये। और आप लोगों के कंप्यूटर लैब में भी एक डेडिकेटेड मशीन होती है जो फाइल्स को स्टोर करती है, स्टूडेंट्स के डेटा को। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम, कोई स्टूडेंट्स का इंपॉर्टेंट डेटा है वो एक सर्वर पे स्टोर होता है, तो वो फाइल सर्वर होता है डेडिकेटेडली, ठीक है। तो ये कुछ डेटा सर्वर्स मैंने बताए हैं जो कि डेटा स्टोरेज के काम आते हैं। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो अब अपना जो लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर वो है डेटा रिट्रीवल। अब अपन ने स्टोर तो कर लिया डेटा को, अब उसको रिट्रीव कैसे करेंगे। रिट्रीव करने का मतलब है, जैसे आप लोगों ने फेसबुक पे एक फोटो डाल दी, अब फोटो तो डाल दिया आपने, अब 2 महीने बाद में आप उस फोटो को वापस देखना चाहो तो फेसबुक को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी कि ये फोटो आप देख पाओ। तो इसको बोलते हैं फ्यूचर में आप लोगों को डेटा को दोबारा से एक्सेस करना, तो उसको अपन बोलते हैं डेटा को रिट्रीव करना, ठीक है। डेटा को कैप्चर करना अपन ने सीख लिया, स्टोर करना अपन ने सीख लिया, अब है डेटा को स्टोर करने के बाद में उसको निकालना जब जरूरत पड़े तब, ठीक है। इट इन्वॉल्व द फेचिंग डेटा, फेचिंग मतलब निकालना या फिर एक्सेस करना फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइसेज लाइक हार्ड डिस्क, टेप, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, इन सब से डेटा को स्टोर करने के बाद में उसको एक्सेस करना फ्यूचर के लिए, इसको निकालना बाहर, फैच करना फॉर इट्स प्रोसेसिंग एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर की रिक्वायरमेंट। जैसे आपने 100 गाने डाले किसी CD के अंदर, अब 100 गाने में से आपको 50वां गाना सुना है तो 50th सॉन्ग आप लोगों के लिए निकाल के देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोरेज डिवाइस की वेन एवर यूजर रिक्वायर्स इट। तो इसको बोलते हैं डेटा को रिट्रीव करना, मतलब स्टोर्ड डेटा को आप प्रोसेसिंग के लिए या यूज करने के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेस कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं डेटा रिट्रीवल, ठीक है। अब डेटाबेस, जैसे जैसे डेटाबेस ग्रो हो रहे हैं, जैसे MySQL डेटाबेस मैंने बताया अभी,
ओरेकल डेटाबेस बताया, उनके अंदर क्या होता है, डेटा को रिट्रीव करने के लिए आप एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़ते हो जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, ये स्पेशली एक लैंग्वेज होती है जो डेटा को रिट्रीव करवाने के लिए इफिशिएंटली और एज पर रिक्वायरमेंट के लिए, एज पर रिक्वायरमेंट आपके डेटा को रिट्रीव करने के लिए टेबुलर फॉर्मेट में डेटा जब स्टोर होता है उसके लिए काम आती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये कुछ टूल्स होते हैं जो डेटा को रिट्रीव करने में हेल्प करते हैं। जैसे ये एक फाइल सर्वर है, जैसे ये कंप्यूटर सर्वर है, डेटा सर्वर है, लेट्स सपोज जो अपने लास्ट स्लाइड में देखा, जैसे ये डेटा सर्वर है जो डेटा को स्टोर कर रहा है। अब ये रिक्वायरमेंट पड़ने पे उन कंप्यूटर्स को ये डेटा निकाल के भी दे तो इसको बोलते हैं डेटा को रिट्रीव करना। ठीक है, तो डेटाबेस जैसे जैसे डेटा फाइल सर्वर की साइज बड़ी होती जा रही है, डेटा को सर्च करना और रिट्रीव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को इफिशिएंट बनाने के लिए, और सब लोग क्या चाहते हैं, जैसे गूगल पे सर्च करें और उनका आंसर मिल जाए, यूजर की जो एक्सपेक्टेशन वो यही तो होती है, फटाफट से सर्च करके मेरे को आंसर मिल जाए। तो ये सर्चिंग आपको बहुत ही फास्ट और अच्छी बनानी पड़ेगी क्योंकि डेटा आपके पास में ज़्यादा हो गया, अब उसको रिट्रीव करना, सर्च करना आप लोगों को एफिशिएंट तरीके से, इसके लिए ये चैलेंज बढ़ता जा रहा है। इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा अपने को, डेटा के एक्सेस टाइम को। लेट्स सपोज आपने सर्च किया डेटा और आपको 5 मिनट बाद में रिजल्ट आ रहा है, तो आप लोग इसको यूज नहीं करोगे ना ऐसे सिस्टम को, आप लोगों को तो फटाफट डेटा चाहिए विद इन 10 सेकेंड या 5 सेकेंड। तो इसलिए आप लोगों को जैसे डेटा को एक्सेस करने में जो जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं डेटा एक्सेस टाइम। जैसे आपने गूगल पे लिख के एंटर मारा और सर्च आ जाता है तुरंत, तो लिख के एंटर मारने से सर्च रिजल्ट आने तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं डेटा को एक्सेस करने का टाइम। तो ये एक्सेस करने का जो टाइम है वो सबको फास्ट चाहिए और कम से कम चाहिए ताकि वो डेटा प्रोसेसिंग भी फास्ट हो सके। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डेटा रिट्रीवल के अंदर भी काफ़ी चैलेंजेस हैं जैसे जैसे डेटा की साइज बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसे करके टेक्नोलॉजी आती हैं जो सर्चिंग को फास्ट बनाने के काम आती हैं। जैसे टैग्स आप जो यूज करते हो, हैश टैग्स, ये सर्चिंग को फास्ट बनाते हैं। हैश टैग से क्या होता है, सबसे पहले डेटा हैश टैग्स में सर्च होता है, फिर आप लोगों के टाइटल में सर्च होता है, फिर कमेंट्स में सर्च होता है, फिर डिस्क्रिप्शन में सर्च होता है। तो ये एसईओ टेक्निक होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इन टेक्निक्स को, जिनका थ्रू डेटा रिट्रीवल को फास्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आज अपन ने देख लिया डेटा कैप्चर, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। और यदि आप मेरे को रेगुलरली फॉलो करना चाहते हो फेसबुक पे, इस पेज पे, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अपने डाउट्स के लिए रेगुलरली इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो सारे वीडियो लेक्चर्स एक जगह पाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।